सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2026 के लिए हम रिसोर्सेज देख रहे हैं, उसमें हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और आज का रिसर्च काफ़ी घंटे लगे मुझे। हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उनकी हम बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में कोई आपको रिसोर्सेज को लेकर कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री के 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं। विशेषकर आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 2025 का पेपर लेके कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। पहले भी मैंने हिस्ट्री के अच्छे खासे वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा हिस्ट्री का बाद में, जिसमें 5 सालों को पेपर का एनालिसिस करेंगे। लेकिन बेसिकली इसमें मैं दिखाऊंगा कि 2025 के क्वेश्चन कहाँ से आए थे। डिट्टो में दिखाऊंगा कि आपके लिए एक या दो बुक से काम बन सकता है। तो चलते हैं हमारी रिसर्च। आप देखो इतनी किताबें आज उठानी पड़ी रिसर्च के लिए, और ऐसे ही क्वालिटी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करके बताना कि वाकई ये वीडियो आपके काम आ रहे हैं, तो ऐसी वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि इसमें 8-10 घंटे किताबों में रिसर्च में जाता है टाइम। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से जो वर्ड है, काफ़ी सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए आइए 2025 की हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर 2025 में 17 क्वेश्चन आए थे। 17 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन थे प्राचीन भारत के, एक क्वेश्चन था आर्ट एंड कल्चर का, 8 क्वेश्चन थे आधुनिक भारत के, और एक क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो 17 क्वेश्चन आए थे, और इनमें से 17 में से 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक थे, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता था, जो हमारी रिसोर्सेज से आराम से कवर होते हैं। जैसे आपको पता है कि मैंने 5 बार प्री पास किया यूपीसी का, 4 इंटरव्यू दिए हैं, तो मेरे रिसोर्सेज हमेशा सेम रहे हैं। मैंने अपने रिसोर्सेज बदले नहीं है। उन्हीं को बार बार पढ़ने से समझ पैदा हुई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं। वो आपकी समझ पर डिपेंड करते हैं, उसमें आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए मेरे रिसोर्सेज सेम रहे हैं। जब हम इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे तो आप खुद डिसाइड करना कि आपको पढ़ना क्या है, कौन सी किताब आपको पढ़नी है, उसके हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको एक बहुत तगड़ा हिंट भी दूंगा कि यदि यूपीसी का एक अच्छा सोल पेपर आपके पास होता तो भी है ना 7-8 क्वेश्चन आप डायरेक्टली सही कर लेते, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जैसे प्राच्य विश्व के प्रति उनकी दार्शनिक सिद्धांत को अत्यंत ये था, उनकी कामना थी कि तर्क संगत वैज्ञानिक ये। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, अपना बेसिक रिसोर्सेज कहाँ है। तो इसमें हम देखेंगे जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी अपनी, मैं आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो हो सकता है बड़ा हो, लेकिन बने रहना, क्योंकि इसके बाद में आपको कुछ नहीं देखना है। तो ये जैसे एनसीईआरटी अपनी आधुनिक भारत वाली एनसीईआरटी है, ये वाली एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी थी आधुनिक भारत, विपिन चंद्र इनके लेखक हैं। तो इसके पेज पे जाएंगे हम 98 पेज पे। तो यहाँ पे लिखा है कि राजा राममोहन राय के मन में प्राच्य दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति गहन प्रेम और आदर था। साथ में लिखा हुआ है कि खासतौर पर चाहते थे कि विवेकशील दृष्टि और वैज्ञानिक सोच अपनाए। ये सेम जो वाक्य पहला क्वेश्चन ये यहाँ से उठाए गए, 2 वाक्य उन्होंने उठाए यहाँ से, इस चैप्टर से। तो ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी है। तो 2025 में पहला क्वेश्चन आधुनिक भारत का आप देख सकते हो, यहाँ से लिया डिट्टो एकदम। ठीक है, इसके बाद में हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जाएं, और जैसे यहाँ पे लिखा है, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग कौन कौन से इसमें कार्यक्रम हुए थे। तो इसमें विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी के 236 नंबर पेज को हम देखें तो ये बात आपको यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे उन्होंने, पेज भी लगा दिए ताकि आप जब भी पढ़ो तो कौन सी पढ़ो। तो यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम हुए थे, ये कार्यक्रम सारे है कि उन्होंने सरकारी शिक्षण संस्थाओं, अदालतों बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों को त्याग करना, सरकार से प्राप्त उपाधियों को सम्मान करना, सूत काटना, खादी, ये सब कार्यक्रम यहाँ पे लिखे हुए हैं। 2025 में ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आधुनिक भारत का अपना जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी है उसे कवर हो रहा है आराम से, ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है, दोनों क्वेश्चन आराम से कवर हो रहे हैं। इसके बाद में हम आगे जाएँ। ठीक है, आगे बढ़े तो जैसे ये जो क्वेश्चन है अर्गट वाला, ये आप यदि आप पीवाईक्यू देखते हो तो ये क्वेश्चन 2016 में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 64, ये रिपीट हुआ था। जैसे हम पीवाईक्यू में जाएं, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या लिखा था वहाँ पे, 2016 में एज इट इज ये क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, 7वीं क्लास में। ये पर्शियन वहील जिसको बोलते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे अपना एक्सप्लेनेशन है उसमें, रहेट अर्गटा पर्शियन वहील ये लिखा हुआ है। मतलब यदि आप ये एक्सप्लेनेशन पहले से पढ़ के जाते हैं तो रहेट अर्गटा पर्शियन वहील ये कभी भी आपका गलत नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता कुएं से पानी निकालने में। और अर्गठा का मतलब क्या होता है, घट, घट यानी आप जानते हो कई बार कीवर्ड्स ना आपकी हेल्प करते हैं। घटा का मतलब क्या होता है, घड़ा। ठीक है, तो इसके हिसाब से कुछ आइडिया लग जाता है कई बार। बट ये एनसीईआरटी से, नई वाली जो एनसीईआरटी है 7th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर इसको डायग्राम बना के भी दिखाया गया है। जैसे कौन सी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी किताबें बहुत सारी है, लेकिन लास्ट में क्या होगा, हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है।
ये हम देखेंगे। जैसे ये वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, तो यहाँ पे रहट, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिया, मतलब इन्होंने उतना इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया। ये रहट का ये बनाया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर्सन विल वही लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि एक्सप्लेनेशन बेटर होता है, जिसमें अभी आपको बोल रहा था कोई ऐसा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू होती जो आपको हिंट देती कि हाँ ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, जो आपको एक्सप्लेनेशन बेटर देता, तो आपका सही हो जाता। तो ये क्वेश्चन कहाँ से, नई वाली एनसीईआरटी 7th क्लास से मतलब मिल रहा है मतलब। और दूसरा एक और है, रिपीट है। रिपीट है इसका मतलब ये तो आपके रेंज में था। यदि ये कोई क्वेश्चन गलत 2025 में करके आए तो फिर तो प्रीलिम्स कैसे पास करेंगे, क्योंकि रिपीट से आया है। आगे, प्राचीन भारत में से इसमें एक मतविलास विचरित ये गुणब्रा उपाधियाँ किस उपाधियाँ धारण की, तो ये कौन सी एनसीईआरटी से? अभी तक मैं सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से दिखा रहा हूँ ना। पहले मैं एनसीईआरटी की बात करूँगा, फिर एक दूसरी किताब की बात करूँगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी की बात करें तो कई बच्चे बोलते हैं सर फाइन आर्ट में कहाँ से पढ़े हम लोग, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें? एक तो ये क्वेश्चन देखना एक बार, फाइन आर्ट की ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा कांस्य मूर्ति है। तो ये क्वेश्चन आप देखना, ये 2025 में ये यहाँ पे क्वेश्चन देखना, नाचती हुई डांसिंग गर्ल जो है किस प्रतिमा कांस्य की है। तो ये फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है। इसके अलावा जैसे ये जो क्वेश्चन है फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में पेज नंबर 62 पर देखना आप, जो महेंद्र वर्मन वाला है। मैं कई बार आपको वीडियो बना चुका हूँ कि एनसीईआरटी का वेटेज क्या है, विशेषकर प्री के अंदर है ना, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बता रहा हूँ, बाकी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप देखना, जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में बताया गया है, उनकी कौन सी उपाधि उन्होंने धारण की थी, यहाँ पे देखना, विचित्रचित, चित्रकार पुल्ली, चेतकारी, इन उपाधियाँ। तो यहाँ पे देखना कितनी उपाधियाँ पूछी है, ये विचित्रचित गुणब्रा, इसे आपका काम बन जाता है। एक तो इस एनसीईआरटी में दिया है, बाकी मैं एज इट इज और भी बताऊंगा आपको कि ये कहाँ से उठाया। अब देखो, एक मैं चीज़ खास बात बताता हूँ, ये खास बात बहुत कम बच्चों को पता होगी। इसमें हमने क्या लिखा है कि ये क्वेश्चन 2020 पीवाईक्यू में आया था, क्वेश्चन नंबर 121 है। हम पीवाईक्यू में जाते हैं, क्या उस डिटेल के अंदर ये लिखी हुई थी बात? आप ये सोचो, यदि ऐसा कोई सोल पेपर आप पढ़ रहे हो, ये देखो सोल पेपर, इसमें महेंद्र वर्मन प्रपद ने मत विलास चित्त गुण ये धारण की थी। अब आप देखना कि ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसका मतलब एक चीज़ नोटिस करना, यदि आप पीवाईक्यू को ढंग से एनालिसिस नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको ये दिखाया, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। कितने क्वेश्चन मैं आपको रिपीट दिखा सकता हूँ, ये राजा राम मोहन राय, ये तो बहुत, असहयोग आंदोलन तो कितनी बार रिपीट मिलेगा आपको पीवाईक्यू में, बहुत बार, ज़्यादा बार रिपीट मिलेगा। ये तो आपको हर पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा कि इसके बारे में पूछा है। ये 4 क्वेश्चन अब तक सारे पीवाईक्यू से रिपीट देखने को मिल रहे हैं, और ये टफ क्वेश्चन था, उसके बावजूद भी पीवाईक्यू में रिपीट है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ऐसा पीवाईक्यू होना चाहिए, आप मार्केट में जाके मिला लेना, इस पीवाईक्यू का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो आप देखना, खुद डिसाइड करना, ठीक है। ये पीवाईक्यू कौन सा मैं दिखाता हूँ, ये हमारा वाला पीवाईक्यू है। अब आप बोलोगे सर आप तो अपने वाली बड़ाई करोगे, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, एक बार मार्केट में जाके देख लेना, ये आपको हिंट देगा। मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री के जो 17 क्वेश्चन है उनमें से 6, 7, 8 क्वेश्चन तक अपने पीवाईक्यू की जो है उसमें एक्सप्लेनेशन में बताए गए थे। तो जो बच्चा पढ़ता है तो उनको फ़ायदा मिलता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कवर करें रिसोर्सेज, कहाँ से कवर हो रहे हैं मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, कहीं और नहीं जाना है। अगला, चीनी यात्री जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में आया था? तो ये प्राचीन वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी है, यदि हम इसकी बात करें, जो पढ़ते हैं हम लोग, प्राचीन भारत के एनसीईआरटी के जो राइटर हैं आर एस शर्मा, हाँ आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी पेज नंबर 201 पे। लेकिन ये एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, उतना उससे निकलता नहीं है मामला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था चंद्रगुप्त समय चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। ये प्राचीन भारत की एनसीईआरटी से, जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी, वहाँ से डिटो इन्होंने पूछा है, तो इससे काम बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस एनसीईआरटी को 200-250 पेज की एनसीईआरटी पढ़ने से उतना आउटकम नहीं निकलता। तो इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि प्राचीन भारत और मिडाइवल आपको कहाँ से कवर करना है, वो भी अपने पास पूरा एकदम। अच्छा, एक चीज़ खास बात और है, 2020 में पीवाईक्यू सवाल नंबर 133 समुद्रगुप्त के बारे में पीवाईक्यू 126 में वर्णन किया जा चुका है, और इसमें 2020 में पीवाईक्यू 133, इसका मतलब इनकी जानकारी थी। पीवाईक्यू 133 में क्या लिखा है, और ये पीवाईक्यू पहले के बने हुए, आप सोच रहे हो बाद में चिपका दिया है, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा 2-3 साल से, ठीक है। 133 में क्या लिखा है, पाणिनि इनके बारे में लिखा हुआ है, गुप्त काल के बारे में जानकारी है, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, अच्छा इनके बारे में ये अच्छा लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे देखना, हालांकि फाहियान ने अपनी यात्रा में उल्लेख, कहीं भी सम्राट का नाम का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इनके काल में आया था।
ठीक है, फाहियान, चीनी यात्री फाहियान, इनके काल में आया था। देखो PYQ से कितना रिपीट हो रहा है, मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूँ हिस्ट्री। मतलब यदि आप PYQ भी ढंग से करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। फिर ये नहीं कह सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिपीट है। कम से कम एक बात तो ठीक है ना, थीम रिपीट है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टॉपिक से आ रहे हैं बार बार। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये मैंने बता दिया NCERT, अभी तक सारे क्वेश्चन मैंने NCERT में दिखा दिया आपको। अगला पढ़ते हैं। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध जिनका शासन मले, कौन था इसमें? तो इसमें राजराज प्रथम था। और ये है न्यू NCERT 7th क्लास, पेज नंबर कितना है, 22 और 23। न्यू NCERT 7th क्लास कहाँ पे है? चलो 7th क्लास की NCERT से पहले ये रेट पूछ लिया था। और 22 और 23 पेज पर क्या ये लिखा है, देखो यहाँ पे है कि राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में ज़्यादातर नियंत्रण कर लिया था। फिर राजराज प्रथम ने अपनी नीति श्रीलंका, गंगा घाटी, दक्षिण पूर्वी एशिया हमला किया था। मतलब उससे हिंट मिल रहा है, लगभग हिंट मिल रहा है आपको नई वाली NCERT। लेकिन इसका तोड़ मैं बताऊंगा, अभी समाधान बता दूंगा। एक अपने पास खतरनाक वाला मामला भी है, भी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा उससे कैसे रिपीट हुए हैं। चलो ठीक है, ये हो गया ये न्यू NCERT, और आगे देखेंगे। इसके अलावा ये जो NCERT, ये वाला क्वेश्चन है, ये टफ था आपके लिए ना, कि कौन सी नदी किसका मिलान होता है। इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ता है, जैसे 12th क्लास की NCERT, जो नई वाली NCERT, उसमें भी ये दिया हुआ है, जहाँ पे महाजनपद के बारे में दिया हुआ है NCERT क्लास में दिया हुआ है। जैसे 6वीं क्लास की NCERT में भी हम देखेंगे पेज नंबर 49 पे ये महाजनपद दिए गए हैं। तो इनसे फिर आइडिया लगाना पड़ता है हमें, बहुत सारे कौन कौन से हैं। जैसे गोदावरी नदी के पास कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल। देखो NCERT पढ़ने का एक तरीका भी है कि जैसे आप NCERT पढ़ रहे हो, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से, तो वो हम देख सकते हैं। जैसे ये NCERT है, पेज नंबर कितना है इसका, 30 पेज पर महाजनपद दिया गया इसमें। जैसे ये दिया है और ये NCERT दिया गया है, दोनों चैप्टर महाजनपद के हैं, दोनों चैप्टर महाजनपद के हैं। तो इसको ऐसे पढ़ना पड़ता। अभी UPC सिखा रहा है कि कैसे लॉजिकली आप ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला सकते हो। जैसे यहाँ पे अवंती है, ठीक है, यहाँ पे अवंती है, तो वहाँ पे नदी अलग दी गई है, ठीक है। जैसे कंबोज कहाँ पे, ऊपर ऊपर जम्मू कश्मीर में है, जबकि इसके मिलान वाले क्वेश्चन में कंबोज कहाँ दिया था, इसमें कंपोज दिया था व्यास नदी या विपास नदी। तो वहाँ तो झेलम से ऊपर वाला मामला, या आगे ऊपर की तरफ है वो, तो ठीक है। इसी तरह से जैसे अवंती महानदी दिया गया, महानदी कहाँ पे, उड़ीसा में है। अवंती कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जैसे कौशल है, कौशल वाला एरिया जरूर आप सही कह सकते हो कि कौशल कहाँ पे, ये गंगा घाटी सरयू नदी के आसपास वाला है। तो इसे NCERT से, लेकिन वही बात है ना, क्वेश्चन उतना बन नहीं पाता, बहुत ज़्यादा अपने को सोचना पड़ता। तो इसका अपने पास तोड़ है, मैं बताऊंगा कहाँ पे तोड़ है। सारे क्वेश्चनों का एक अपने पास जादुई किताब भी है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे पढ़ना है और कितने क्वेश्चन आते हैं। वो किताब हमारी नहीं है, हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमारी किताब नहीं है, पहले कहते हैं, वो किसी अन्य राइटर की किताब है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन किताब है। वो हम अपने जो मेंटरशिप सेशन चलता है उसमें लगाते हैं वो किताब। हम क्या करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को फाइंड करते हैं। और जैसे अपना मेंटरशिप अभी प्री 2026 के लिए चल रहा है, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। प्री मेंटरशिप में यही होता है, ज़्यादातर मैं लाइव क्लास में भी मॉक टेस्ट लेता हूँ, बच्चों को पढ़ने लिए टारगेट देता हूँ कि ये किताब है, इतने चैप्टर, इतने पेज आज पढ़ गया, नहीं 2 दिन का गैप है, पढ़ गया हो। लाइव क्लास में 25 क्वेश्चन लगेंगे आपके, और जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होगा उसका फुल टेस्ट भी लगेगा बाद में, और बाद में लास्ट में फुल टेस्ट सारे सब्जेक्ट के एक साथ भी लगेंगे। तो प्री मेंटरशिप में आप आ सकते हैं। ऐसा मेंटर जिसने 5 बार प्री आराम से पास किया है, जुड़ सकते हैं उनके साथ में। आप 27 की तैयारी करें तो 27 के लिए प्री प्लस मेंस का आंसर राइटिंग का अलग लॉन्च किया है, और साथ में एक CSET जो हिंदी मीडियम के एक बड़ा चैलेंज था, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। ये सब भी कोर्स देखने के लिए आप कहाँ विजिट करोगे, हमारे ऐप का नाम है स्टडी विद DJ, अभी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा ऐप का। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करना, उसमें अपना जो ऐप है iOS का, एंड्रॉयड का, उसका लिंक मिल जाएगा। अपने ऐप पे जाके आपके जो भी काम की चीज़ें हैं, जितना भी बहुत सारे कोर्सेज है आपके अलग अलग काम आ सकते हैं। एथिक्स का अलग है, करंट अफेयर का अलग है, प्री का अलग है, मेंस का अलग है, वो देखना। अब ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। हमारे साथ बहुत ही मैच्योर बच्चे जुड़ते हैं, जिनकी मैं हेल्प करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आप भी मैच्योर हो, मेहनत करना जानते हो, तो हमारे साथ जुड़े। मेहनत नहीं कर पाओगे तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। मेहनत करने वाले ही हमारे साथ जुड़े, ये एक रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन NCERT में था, लेकिन पार्सली था, मैं दिखाऊंगा आपको बाकी कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था जो गंधर्व महाविद्यालय वाला, ये करंट अफेयर में चर्चा में था। ये हालांकि हिस्ट्री का, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स में डायरेक्टली कहीं मुझे नहीं मिला। ये इसका जब लिंक चेक किया तो ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर में चर्चा में था ये, तो ये हिस्ट्री की किताबों में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आता, छोड़ने वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक राज्यों और युक्त नाम की जो ये अधिकारी है, NCERT में दिया है,
बट वही पार्सली दिया है, उतना खास दिया नहीं। तो इसके भी मैं रिसोर्सेज आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, कि सारे के सारे क्वेश्चन एक आर्य पब्लिकेशन की बुक में दिखा दूंगा आपको कि इस बुक से सारे के सारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। 2-3 एक्सेप्शन छोड़ दो, ये बुक, इस बुक पर मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, और ये बुक लास्ट टाइम अपडेट हुई थी 2021 में, उसके बाद में अपडेट नहीं हुई, उसकी नीड भी नहीं है अपडेट की, ये 2021 में बनी हुई है। मैंने एक बार शायद 23 और 24 में एक पेपर दिखाया था, कैसे आर्य पब्लिकेशन से सारे क्वेश्चन आ गए थे हिंदी में माध्यम के लिए। प्रॉब्लम क्या बताऊँ, इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, लोग तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं या अच्छे नोट्स पढ़ लेते हैं कहीं से, तो उनके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हिंदी मीडियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओल्ड वाली और न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इतना पढ़ने के बावजूद भी उनसे आउटपुट उतना नहीं निकलता। 15 क्वेश्चन में से मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने अपने सेशन में ये किताब जोड़ना शुरू किया, बच्चों को चैप्टर पढ़ने के लिए दिए, उसके बाद में आउटपुट बहुत ज़्यादा निकला। और ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा जटिल है ये किताब, जटिल नहीं, उसका पढ़ने का भी तरीका है, वो भी मैं बताऊँगा। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आया था, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन वाला ना, इस साल 3-4 क्वेश्चन इसी थीम पे पूछ लिए कि कांग्रेस ने घोषणा की सभी वैध तरीके से, और ये वाले दोनों स्टेटमेंट ही कहाँ मिल रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी जो है अपने विपिन चंद्र वाली एनसीईआरटी पे आराम से इनको कर सकते हैं। पेज नंबर 236 पे है, पेज नंबर 236 कि जो स्वराज की जो बात हुई थी ना इनमें, ये देखो, जब तक पंजाब किला अत्याचार की भरपाई नहीं होती, स्वराज स्थापित नहीं होता, सरकार से असहयोग किया जाएगा। और इसमें इसके अलावा इस चरणों में कार्य सविनय अवज्ञा और भुगतान न करने का, ये थोड़ा स्टेटमेंट अलग था, लेकिन फिर भी स्वराज को लेकर इनकी बात थी, ठीक है, उससे बनता, पार्सली बनता, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस लगाना पड़ता अपने को। ये वाला डिट्टो इस एनसीईआरटी में 200 नंबर 200 पेज पे इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो पढ़ना है भाई अपने को। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि गांधी जी ने राजद्रोह मेरा धर्म हो गया कब दिया था, तो अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है हमारा संघर्ष। अब ये 2025 में सविनय अवज्ञा नागरिक अवज्ञा आंदोलन, और ये पूछा है यहाँ पे दांडी नमक के आसपास, वही बात है दांडी वाला ही डिट्टो। मतलब इसका मतलब आधुनिक भारत में यदि हम पढ़ना चाहिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि आधुनिक भारत में हमें पढ़नी चाहिए ओल्ड वाली एनसीईआरटी, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग, कई लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम 1000 पेज की, लेकिन मैं आपको विकल्प साथ में बताऊंगा कि ये एनसीईआरटी प्लस आर्य पब्लिकेशन आपकी कैसे हेल्प कर देगी। आर्य पब्लिकेशन आपकी जो प्राचीन भारत है उसमें भी काम आएगी, मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन में भी काम आएगी, आधुनिक भारत में भी काम आएगा, लेकिन साथ में हम कुछ एनसीईआरटी भी देखेंगे। जैसे ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी है, आधुनिक भारत की देखेंगे। बाकी प्राचीन और मिडाइवल के जो न्यू एनसीईआरटी है वो देखेंगे, वहाँ से कुछ क्वेश्चन थीम से डायरेक्ट रिपीट होते हैं। लेकिन आर्य पब्लिकेशंस आपके लिए क्या होगा, रामबाण होगा, एकदम सबसे ज़्यादा काम आने वाला होगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, डिट्टो आधुनिक भारत के एनसीईआरटी से हो गया। मोहनजोदड़ो वाला मैंने आपको पहले दिखाई दिया कि ये दोनों किताबों में, आर्य में भी होगा, आपका फाइन आर्ट में भी होगा, एनसीईआरटी में मैंने दिखा दिया आपको। इसके अलावा जैसे हम बात करें, ये क्वेश्चन जो था चोरी चोरा वाला, तो किसने लीगल डिफेंस किया था, ये और किताबों में मुझे नहीं मिला, मैंने सर्च किया, हो सकता होगा एनसीईआरटी में, लेकिन नहीं मिला। आर्य पब्लिकेशन में आपको दिखा दूंगा इसके बारे में, मैं सारे क्वेश्चन ये आर्य पब्लिकेशन में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये वाला भी जो हरिजन उत्थान की गांधी जी ने बात, गांधी जी की थीम कितनी ज़्यादा पूछी गई है, देख लो आप कितना इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पपीता अनानास अमरूद, ये भी मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला उतना। हाँ, आर्य पब्लिकेशन से कुछ चीज़ें मिली है, यहाँ से अनानास वगैरह मिल गया वहाँ पे। आत्मसम्मान रिपीट है ये क्वेश्चन, दोबारा से, पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आत्मसम्मान जहाँ पे पेरियार ई रामास्वामी, ये एनसीईआरटी के अंदर भी है, एनसीईआरटी जो नई वाली 8th वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन उतना नहीं दिया, लेकिन थीम रिपीट है ना, डिट्टो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। ये देखो पीवाईक्यू में देखिए अपन 2018 में 104 नंबर का पीवाईक्यू देखना, उसमें क्या ये बात लिखी है या नहीं लिखी है। अरे वो तो एकदम कुछ नहीं रिपीट है उसमें, तो आप पीवाईक्यू नहीं देखते तो फिर तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। ये देखो, आत्मसम्मान आंदोलन ई रमन स्वामी, ये कौन कौन से स्टेटमेंट सी थी, 2018 का क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, कौन सा, आत्मसम्मान पूछ लिया केवल। अब आप बोलते हो कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता, मैंने आपको कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू रिपीट दिखा दिए। इसका मतलब हिस्ट्री की तैयारी में यूपीसी के पीवाईक्यू आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, ध्यान रखना। इसलिए जो हमारे जो मेंटरशिप टेस्ट होते हैं, मैं यूपीसी के एनडीएस सीडीएस जितने भी और पीवाईक्यू होते हैं, सीपीएफ या अपने पीवाईक्यू, ये लेके आता हूँ, बच्चों को यही प्रैक्टिस करवाते हैं। फालतू का जो कचरा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज देते हैं, क्या फ़ायदा जब क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक सोर्स से पूछ रहा है, वो है ना, अच्छे को सोर्सेज से पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में भी था, और बाकी मैं दिखा दूंगा इसमें। बाकी एक क्वेश्चन आया इसमें, वर्ल्ड हिस्ट्री का आया, जो नई वाली एनसीईआरटी वगैरह में था। ये क्वेश्चन कोई ना कोई थीम चर्चा में होगी शायद, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, तो ये चीज़ें हो गई। अब अपनी जो मैं किताब बता रहा था कि क्या अपनी इस किताब पे सारा मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस किताब में, ये वाली। अब ये किताब देखो है तो 600 कितने 16 पेज की है ना, लेकिन 616 पेज पूरे थोड़ी पढ़ने हैं। आप एक चीज़ लॉजिक लगाओ कि चलो आधुनिक भारत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आधुनिक भारत कितना है, इसमें लगभग 400 पेज से शुरू हो रहा है, और 200 पेज का आधुनिक भारत है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम में कितना है, 600 पेज,
और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसे डिट्टो बन रहा है, तो 200 पेज का आधुनिक भारत नहीं पढ़ सकते हम। आप सोचो, आधुनिक भारत के लिए दो चीज़ तो पढ़ ही सकते हैं ना। एक तो आधुनिक भारत के लिए हम पढ़ सकते हैं ओल्ड एनसीईआरटी है, सबसे अच्छी प्यारी एनसीईआरटी है, ये आपके मेंस में भी हेल्प करती है। और फिर बचा, यदि आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हो, देखो पढ़ना न पढ़ना आपके हाथ में, आपकी चॉइस है। हमारे सेशन में जैसे हमारे जो लाइव मेंटरशिप चलते हैं उसमें हम ये पढ़ते हैं, ये लगाते हैं, और डिट्टो बच्चे पढ़ते हैं इसको। पहले भी 2 साल पहले भी हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। बाकी स्पेक्ट्रम जिनको पढ़ना है स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिट्टो आते हैं इससे। और रही बात अब मध्यकालीन भारत की, ये लगभग कितना पेज की है, 220 से लेकर 400 पेज तक, लगभग 200 पेज मान के चलो इसमें भी। तो इसमें से कितना पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, 2-3, जैसे विजयनगर साम्राज्य अपनी थीम में, बाकी नहीं पढ़ेंगे। बाकी जब पूछता नहीं तो क्यों पढ़े, हम थोड़ा भक्ति देख सकते हैं, सुपी देख सकते हैं और विजयनगर साम्राज्य देख सकते हैं, बाकी नहीं पढ़ेंगे। बाकी नई वाली एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ेंगे, जो अपनी 6ठी 7वीं 8वीं वाली एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी, और 12th क्लास के पार्ट 1-2 है वो पढ़ेंगे बस। तो हम क्या करेंगे, प्राचीन भारत और मिडाइवल को हम कवर करेंगे ज़्यादातर अपने सेशन में। इससे आप लोग भी पढ़ रहे हो तो इससे कवर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना नई वाली एनसीईआरटी, नई वाली कौन सी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, इन एनसीईआरटीज़ की बात कर रहा हूँ। नई वाली एनसीईआरटी देख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हैं। नई वाली जो ये एनसीईआरटी है ना, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नई वाली एनसीईआरटी कौन सी, 3 एनसीईआरटी तो 6ठी 7वीं 8वीं, ठीक है। 9वीं 10वीं 11वीं नहीं पढ़नी है, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़नी है नई वाली। और 12th क्लास के 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट में आप देखोगे, एक पार्ट तो ये रहा, जैसे भाग विषय ये है, ये 6वीं क्लास की है, ये पार्ट 2 है, और इसके अंदर एक पार्ट 3 भी आएगा, ये जैसे 8वीं क्लास की है, ये पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि आधुनिक भारत बार बार रिपीट हो रहा है, तो जहाँ पे आधुनिक भारत आ रहा है उसको नहीं पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। या पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। और एक भाग 3 इसका 12th क्लास का है, तो वो भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बाकी नीड नहीं होगी, क्योंकि आप आधुनिक भारत यहाँ से कर रहे हो तो उसकी नीड नहीं पड़ेगी आपको, है ना। ये है जैसे आधुनिक, इसमें आधुनिक भारत के चैप्टर दिए गए हैं। तो आप जब आधुनिक भारत में क्या पढ़ रहे हो, विपिन चंद्र पढ़ रहे हो, और या तो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या आर्य पब्लिकेशन पढ़ रहे हो, तो इसको मत पढ़ना बाद में, क्योंकि ये सेलेक्टिव पढ़ना होता है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता बाद में। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आधुनिक भारत के लिए ये एनसीईआरटी पढ़नी हो तो ये बेस्ट है। बाकी प्री के लिए आर्य पब्लिकेशन रेफर की जा सकती है। अच्छा, इस किताब को पढ़ना एक जटिल काम है, इसकी एक समस्या और है, इसमें फैक्ट इफेक्ट दे रखे हैं ज़्यादातर, है ना। तो एक चैलेंज है आपको इसको पढ़ना। मैं पहले बता देता हूँ आपको, बाद में आप बोलोगे सर ये तो आपने क्या बता दिया। ये डिसीजन आपका होना चाहिए, मैं केवल आपको फैक्ट रख रहा हूँ इसके सामने, है ना। अच्छा, एक अनुभव और बताता हूँ। अब तक शायद 5 से 10 हज़ार बच्चे जो हमारे स्टूडेंट है वो इस किताब को देख चुके हैं। उनका फीडबैक क्या कहता है, उनका फीडबैक कहता है सर ठीक है। शुरू में लगा बकवास है, समझ में नहीं आ रहा, अजीब सी बुक है, लेकिन बाद में पता चला ये तो क्वेश्चन सारे के सारे बन रहे हैं यहाँ से, इस थीम से। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी किताबें पढ़ के नोट्स ही तो बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स। तो ये किताब शॉर्ट नोट्स है, इसके लिए नोट्स भी नहीं बनाने हैं आपको। तो चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे तो मानोगे नहीं आपको कि क्वेश्चन आए नहीं आए। एक बार डिट्टो इससे दिखा देता हूँ आपको, सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो अपन इसकी बात करते हैं, जैसे आत्मसम्मान दिख रहा है ना साहब। चलो तो सबसे पहले आत्मसम्मान इनकी बात करते हैं। क्या ये क्वेश्चन इसमें था, आधुनिक भारत की थीम में था? बिल्कुल था। 456 पेज, मैंने पेज भी लगा दिए हैं, आप चिंता मत करो। एकदम आपको जो दिखा के करना है, ऐसे नहीं करना। ये लो, रामास्वामी नायकर ने 1925 आत्मसम्मान आंदोलन, इसका मतलब आधुनिक भारत का क्वेश्चन था इसमें। तो ये क्वेश्चन किस में भी था, अपनी ओल्ड एनसीईआरटी में भी था, नई एनसीईआरटी में भी था, और इसमें भी है। इसके अलावा ये वाला विश्व इतिहास तो इसमें नहीं है, क्योंकि विश्व इतिहास की नहीं है। ये जो पुर्तगालियों वाला 427 पेज पे देखते हैं, लेकिन पूरा नहीं था, हिंट मिल रहा है बस। फिर भी ठीक है, इससे किया जा सकता है, इस तरीके से किया तो जा सकता है। जैसे यहाँ पे अनानास वगैरह ये है ना, पुर्तगालियों वाला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूना पैक्ट वाला है कि कब से गांधी जी ने इनकी सामाजिक उत्थान में हरिजनों के उत्थान को एकदम सतत रूप से शामिल कर लिया था, या अस्पृश्यता को सतत रूप से विरोध उन्होंने शुरू कर दिया। तो आर्या 556 पेज पे देखते हैं, 556। देखो यहाँ से पुनः समझौते के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता समाप्त करने में अधिक रुचि ली, है ना, अधिक रुचि ली, या सतत रूप से, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चोरी चौरा घटना के बाद बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक लीगल डिफेंस प्रदान की थी? ये टफ क्वेश्चन था यार, बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन क्या ये अपनी इससे हो जाएगा, अपनी किताब से? अब चोरा चोरा कांड अभियुक्त मुकदमा मदन मोहन मालवीय ने लड़ा। यार ये फैक्ट इसमें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि एग्जाम के हिसाब से इसमें दिया, तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना। मान लो आपके पास टाइम नहीं है, 2026 प्री दे रहे हो आप,
तो एनसीईआरटी ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कम से कम जो थीम है भाई, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके लिए पढ़ तो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। 5 बार पढ़ेंगे तो फैक्ट याद नहीं हो जाएंगे अपने को भाई, क्वेश्चन भी तो बन रहे हैं ना। मैंने पहले भी, आपको विश्वास नहीं है तो आज से 2 साल पहले शायद इस किताब का रिव्यू किया, आप देख लेना अपने चैनल पर जाके, ठीक है। भारतीय इस बुक का रिव्यू किया है, और ये बुक हमारी नहीं है भाई, इनके राइटर जो है, ये राइटर 3 राइटर इनमें दे रखे हैं, निर्मल कुमार आर्य। हाँ, इनको मैं जानता हूँ, जो निर्मल जी हैं इनको मैं पर्सनली जानता हूँ। इन्होंने यूपीएससी के पुराने समय में 3 इंटरव्यू दिए हैं। अभी ये कॉलेज स्कूल लेक्चरर हैं, हिस्ट्री के ही व्याख्याता हैं, अच्छे हैं, मतलब इनका अनुभव अच्छा है। तो ये बुक बहुत ही प्यारी लगती है, ये भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इनके राइटर अलग हैं, किताब पब्लिकेशन अलग है, ना कोई किताब हमारा प्रमोट करने का उद्देश्य है। आप चाहो तो मत लेना, ठीक है, आपकी मर्जी में, जस्ट आपको फैक्ट दिखा रहा हूँ कि इससे काम बन जाएगा या नहीं बनेगा। क्योंकि यार हिंदी मीडियम में फिर चैलेंज है ना, कंटेंट कहाँ से बनाएंगे। जैसे आप लोग इतनी बड़ी, हाँ, वो भी तो पढ़ते हो ना, क्या नाम है, अपनी लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत बुक पढ़ के 10 12 15 क्वेश्चन होते नहीं होते अपने से। उसी तरह से यदि ये पढ़ के अपने क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, ये भी दिखा दिया, सारे दिखा दिए हैं क्वेश्चन वैसे। अब ये मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल, यदि ये पढ़ते तो क्या आर्य पब्लिकेशन से अपना काम बन जाता? बिल्कुल बनता। जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी से भी दिखा दिया था, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, सर डिट्टो लिखा हुआ है। डिट्टो लिखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु कांस्य नर्तकी एवं, ठीक है, डिट्टो लिखा हुआ था, इससे ये भी बन रहा है अपना क्वेश्चन। राजद्रोह मेरा धर्म है, ये आर्य पब्लिकेशन पर लिखा हुआ है क्या? मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। 545 देख लेते हैं लिखा हुआ तो वहाँ पे, उतना डायरेक्ट तो नहीं लिखा होगा वो, क्योंकि वो तो एनसीईआरटी का फैक्ट था वैसे भी। 545 ये शायद डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें गलती से लिख दिया होगा उसमें। अच्छा, ये 545 इसके लिए नहीं लिखा हुआ, शायद इनके लिए लिखा हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, ये तो हम पहले भी देख सकते, ओल्ड एनसीईआरटी मिल रहा है, अपना काम बन जाएगा वहाँ से। चलो कोई नहीं, वो नहीं होगा शायद, कोई बात नहीं, जाने दो इसको। असहयोग आंदोलन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे। असहयोग आंदोलन अपनी एनसीईआरटी में से डिटो था। बाकी यहाँ पे भी आपको देखो, ये वाले थे ना, रचनात्मक कार्य कौन से थे, कौन से ये थे, ये क्वेश्चन स्कूलों और पंचायतों को निपटारा वाला था ना ऑप्शन में, वो था क्वेश्चन, कौन सा पहला वाला था। और ये कौन सा था, कांग्रेस ने घोषणा की वैध स्वराज प्राप्त करना। अच्छा, स्वराज का लक्ष्य पार्सली था, उतना नहीं था। और यहाँ पे स्वराज ये था, देखो कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज के लक्ष्य पहुंचने के लिए आवेदन व अपील के अलावा करने देने की सीधी कार्रवाई करने पर जोर दिया। स्वराज की ये बातें थी, उतना तो नहीं था, लेकिन चलो वो तो एनसीईआरटी से हो गया था अपना, उसमें जाना ही क्यों है। इसके अलावा हम देखें ये वाला, देखो ये अशोक वाला है ना, राजू प्रादेशिक, ये आर्य पब्लिकेशन में 117 पे दिया है। क्योंकि ये किताब हिस्ट्री की है ना, तो हिस्ट्री में तो कोई टीचर लिखेगा तो अपना रिसर्च करके लिखेगा ना, बड़ा वाला रिसर्च करके लिखेगा। और ये किताबें ज़्यादातर हिस्ट्री की जो कॉलेज लेक्चर होते हैं या जो टीचर बनते हैं उनमें काम आती है। तो यहाँ पे जैसे अशोक आप देखोगे युक्त, राजू को, और इसके अलावा प्रादेशिक दिया हुआ है। तो राजू के बारे में क्या लिखा है कि राजू आधुनिक जिलाधिकारी या जिले कलेक्टर जैसी स्थिति का अधिकारी था। अब जब जिलाधिकारी है, राजू का लिखा हुआ है, युक्त का भी लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य स्थानीय के बीच में, यानी जिला ही हो गया एक तरह से। इसके बारे में जानकारी, तो क्वेश्चन कैसे पूछा उन्होंने, क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के प्रादेशिक, राजू और युक्त किस स्तर के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अब उसमें साफ साफ लिखा है कि जिला कलेक्टर की तरह वो अधिकारी था, जिला स्तर का था। ये देखो क्वेश्चन बन रहे हैं ना यार इससे, और क्या चाहिए फिर अपने को। चलो ये भी हो गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो भाई इससे मैं डिट्टो दिखाऊंगा, जो आपका था ना आर्य पब्लिकेशन से 100 नंबर पेज पे जाते हैं, जो महाजनपद वाले की बात कर रहा हूँ मैं। अब जहाँ महाजनपद में कौन सी नदी के किनारे कौन सा था, जैसे कौशल पूछा है ना, तो कौशल सरयू की नदी के किनारे है। अस्मक पूछा है, गोदावरी नदी के किनारे है। सारे महाजनपदों का नदियों के नाम लिखा हुआ है। अवंती कौन सी नदी के किनारे, वेत्रवती नदी के किनारे है। कंबोज का वो था ही नहीं नदी, कंबोज ऊपर था। तो महाजनपद वाला, ये नदियों वाला देखो, मिलान वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ अपने। इसके अलावा ये जो था अपना राजराज प्रथम वाला क्वेश्चन था, इसमें चेक कर लेते 198।
राजराज प्रथम वाला, इसमें साफ साफ लिखा होता, यही बात लिखी हुई थी। कौन सी? देखो, राजराज सबसे महत्वपूर्ण जीत थी श्रीविजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान। उसके बाद में देखो, इसके अलावा कडारम और जावा, सुमात्रा, मलया, राजराज प्रथम, ये थे क्या ऑप्शन में सारे? ये देखो, मलय, सुमात्रा, जावा, श्रीविजय, एकदम डिट्टो लिखा हुआ है। ठीक है, सही लिखा हुआ है। एक चीज़ और है, ये मैं आपकी विवेक पे छोड़ता हूँ, मैं 1% भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये किताब आपको देखनी है या नहीं देखनी, मैं जस्ट आपके सामने अपना रिसर्च लेके आया हूँ। आपकी विवेक पे छोड़ता हूँ कि अब आपको क्या पढ़ना है। ओपन, आपके लिए ओपन छोड़ रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी किताबों की ओर जाना है, स्पेक्ट्रम की ओर जाना है, और आर्य पब्लिकेशन की ओर जाना है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और आर्य पब्लिकेशन में कुछ 4-5 साल पहले शायद इसको लास्ट अपडेट किया, इतना काफ़ी है इसमें 616 पेज है। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी किताब ले, क्योंकि अमेजन फ्लिपकार्ट पर क्या तो 2 किताब दिखाते हैं, ये कुछ में 400 पेज है, कुछ में 616। तो मैंने इनके राइटर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी अपडेट 4-5 साल पहले हुई थी, उसमें 616 पेज कुछ करके है ना, वो किताब लेनी है। अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। बाकी बहुत चांसेस कम है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी आउट ऑफ स्टॉक रहती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम देखें, फाइयान वाला तो चलो इजी है, ये तो इस किताब के लिए बहुत ही लॉलीपॉप है, लेकिन मैं फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे मजाक कर रहा हूँ मैं। सीधा लिखा है, चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उन्हीं की तो बात हो रही है ना, चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, तो उसी में ये है। सिंचाई अरगटा वाला मैंने पहले बता दिया, ये आर्य में नहीं है, ये अपनी न्यू एनसीईआरटी में, ये आर्य में आपको मिल जाएगा। आर्य के पेज 192 पे मिल जाएगा। कौन सा? मत विलास विचित्रिचित गुणब्रा, ये मिल जाएगा आपको 192 पेज पे। ये रहा, ये सेम ही लिखा हुआ है, मत विलास सर। ठीक है, हुआ कुछ कल्याण। लगभग मतलब 12-13 क्वेश्चन, 17 में से 12-13 क्वेश्चन इस किताब से मिल रहे हैं, और हर साल मिलेंगे, हर साल मिलेंगे। ये भी खास बात है, क्योंकि मैंने 1-2 साल पहले भी, मुझे याद है, इसका मैंने वीडियो बनाया था बच्चों के लिए, उस पर व्यूज भी 1 लाख से अधिक आए। आप देखना, मेरे नाम से सर्च करना, अपने चैनल के नाम से, आर्य पब्लिकेशन बुक का रिव्यू किया हुआ है, उसमें पता लग जाएगा आपको, मैंने पहले भी बनाया था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन वाला अभी मैंने दिखा दिया, 543 पेज पे था ये, और ये भी दोनों में राजा राम मोहन राय, आर्य पब्लिकेशन में भी कुछ लिखा हुआ, लेकिन मेनली आधुनिक भारत की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। ठीक है, समराइज क्या कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जैसे मेरी ओपिनियन में हम सबसे पहले बात करें, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है आधुनिक भारत का है, तो आधुनिक भारत में निश्चित रूप से आपको ये ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए ना, आधुनिक भारत की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, अब आप जाते हो स्पेक्ट्रम की तरफ, है ना, तो आपकी मर्जी, स्पेक्ट्रम पढ़ना, आप जाते हो आर्य पब्लिकेशन, दोनों में से एक ही पढ़ना, आप जाते हो उसकी तरफ, आर्य पब्लिकेशन की तरफ, तो आर्य पब्लिकेशन आधुनिक भारत पूरा पढ़ जाना, और ये एनसीईआरटी पढ़ जाना। आधुनिक भारत क्लियर हो गया, जिनमें सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं फाइन आर्ट की, है ना, तो फाइन आर्ट में मेरे हिसाब से इसे ज़्यादा नहीं पढ़ना, आजकल उतने क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, आएंगे भी तो ज़्यादातर यहीं से पूछे जाएंगे। फाइन आर्ट का यहाँ से दे सकते हो, 2-3 क्वेश्चन आपकी रेंज में रहते हैं। बाकी फाइन आर्ट में नया भी देख लेना, क्लास संस्कृत के नया करंट अफेयर भी देख लेना, और ज़्यादा तो नहीं देखने को मिल रहा है, इतना खास तो मुझे नहीं लगा कुछ। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है, बाकी मैं चिंता मत करो, मैं 5 साल का भी लेके आऊँगा, फिर उसमें भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे हम लोग। फाइन आर्ट हो गया, आधुनिक भारत हो गया। मिडाइवल के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, मेरा भी अनुभव रहा है कि मैंने मिडाइवल नहीं पढ़ी है कभी भी, पढ़ी हो तो एक पुरानी, उसमें एक सतीश चंद्र ऐसे करके एक बार पढ़ी, लेकिन नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं, तो आधुनिक मिडाइवल को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, और अब बची प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में जैसे आप अभी लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहे हो, 2027-28 में देख रहे हो, तो ये प्राचीन वाली एनसीईआरटी देखी जा सकती है। आर एस शर्मा बहुत ही प्यारी एनसीईआरटी है। ठीक है, देखी जा सकती है। ठीक है, अब मान लो आपको क्या क्या पढ़ना है, कि एनसीईआरटी किताबें नई वाली भी देखनी, मैंने पहले ही कहा था 6, 7, 8 और 12 की नई वाली नहीं देख सकते हैं, लेकिन अब प्रीलिम 26 पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या देखना है, तो मेरे हिसाब से प्राचीन भारत, मिडाइवल, आधुनिक भारत के जो थीम वाइज टॉपिक है वो इन चैप्टर से पढ़ा जा सकता है। जैसे इसमें 600 पेज है मान लो ना, तो 600 में से 300 पेज अपने काम के हैं। काम के क्यों है, देखो थीम बताती है, जैसे कहाँ गई किताब, हाँ थीम बताती है। जैसे अपने को पता है भाई, सारा तो पढ़ना नहीं है, जैसे अपन ये देखते हैं प्राचीन भारत में इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्राचीन भारत जो हम लोग शुरू करते हैं, मैं तो शुरू ही पढ़ना यहाँ से शुरू करता हूँ, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये धार्मिक आंदोलन, ये ठीक है प्राचीन भारत की, जिसमें जैन बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जनपद से क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा जैसे मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, और आजकल ये थीम भी पूछा उसने, मौर्योत्तर काल में भी पूछा। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य हो गया, संगम काल हो गया, तो सारा का सारा नहीं पढ़ना, बहुत सारे चैप्टर ऐसे छोड़ सकते हैं। फिर अपन जैसे मिडाइवल में आते हैं, तो मिडाइवल में नॉर्मली जैसे मैं पढ़ूंगा, तो मैं विजयनगर साम्राज्य पढ़ूंगा, मैं बाकी छोड़ दूंगा। आप क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, हाँ भक्ति सूफी पहले उन्होंने पूछा तो ये देखा जा सकता है, बाकी ये छोड़ दूंगा मैं। ये वो नई वाली जो एनसीईआरटी है उनसे कर लेंगे कवर।
ठीक है, और फिर आधुनिक भारत का पूरा पढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके इसको अपना बना लो, आपके सामने है। बाकी तो ये किताबें जो है अपनी वाली ये तो आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये जो PYQ है ना अपना, अपने इंग्लिश में भी दोनों में है। 13 साल का जो PYQ है ये रहा। आप YouTube का ये जो वीडियो देख रहे हो ना, उसमें प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट में ये किताबें डाल दूंगा अपनी वाली, है ना, देख लेना। बाकी जो मैंने मेंटरशिप की, इनकी CCET कोर्स की आपसे बात की थी, जरूर देखना, एक बार विजिट करके देखना। डेमो वीडियो बहुत सारे हैं वहाँ पे, आपको फायदा ही होगा। कमेंट बॉक्स चेक लेना, उसमें लिंक अपने ऐप का स्टडी विद DJ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।